हेलो दोस्तों, नाम है एम.आर. माली। आप सभी का मगारा माली ऑफिशियल में स्वागत है। इससे पहले हमने कॉम्प्रिहेंशन का पहला डिस्कस किया है। आज हम 2022 की कॉम्प्रिहेंशन के दूसरे पार्ट पर डिस्कस करेंगे और दूसरे पार्ट में हम 41 से स्टार्ट करते हैं कॉम्प्रिहेंशन के बारे में। तो सबसे पहला हमारे जो सामने जो आता है कि 41, इससे पहले हमने आगे के जो डिस्कस कर लिया है। तो ये क्या कह रहा है कि यह परिच्छेद इस विचार पर आधारित है कि मतलब ये जो परिच्छेद है वो किस विचार पर आधारित है। तो पहला है कि मनुष्य को कठिन शर्म नहीं करना चाहिए। यहाँ पर जो क्या कह रहा है कि जो मनुष्य है उस मनुष्य को कठिन शर्म नहीं करना चाहिए। अब आपको ये देखना होगा कि इस तरह का जो स्टेटमेंट है क्या ये सही हो सकता है, क्या ये व्यवहारिक है, क्या अभी वर्तमान में इस चीज़ के ऊपर यदि जोर दिया जाए क्या मनुष्य को कठिन परिश्रम नहीं करना चाहिए। और ये क्या बात परिच्छेद में होगी, क्योंकि जो परिच्छेद है जो कोई भी जो परिच्छेद दिया है तो वो परिच्छेद कहाँ से आएगा, हमारे जो जो अभी जो वर्तमान के जो न्यूज़पेपर उन न्यूज़पेपरों से ही तो अंश लिया जाता है। तो उन्हीं अंश पर ही आधारित होगा। तो उसमें इस तरह की जो बात लिखी होगी कि हमें कठिन परिश्रम नहीं करना चाहिए। इन सभी में तो इस बात पर जोर दिया जाता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है कठिन परिश्रम करना चाहिए। तो इस तरह से ये स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा। जो ए तो है वो सही नहीं हो सकता, जो ए है वो सही नहीं हो सकता। फिर बी क्या कहता है, कह रहा हमारे युग की सबसे बड़ी बुराई अत्यधिक कार्य तनाव है। यानी जो हमारा जो युग है इस युग की जो सबसे बड़ी जो बुराई है वो है अत्यधिक तनाव। क्या ये बात व्यवहारिक है या व्यवहारिक नहीं है? तो ये बात हमें व्यवहारिक लगती है। क्यों? क्योंकि आज जो सबसे बड़ी जो समस्या है वो तनाव की है। लोग हैं, उन लोगों पर जो सबसे ज़्यादा जो तनाव ही ज़्यादा है। फिर दूसरा क्या कह रहा है, तो ये बात सही होने की संभावना ज़्यादा है। फिर उसके बाद दूसरा क्या कह रहा है कि मनुष्य अच्छी तरह मनन नहीं कर सकता। यहाँ पर जो क्या कह रहा है, कह रहा है कि मनुष्य अच्छी तरह मनन नहीं कर सकता। ये मनुष्य की जो कैपेबिलिटी है, मनुष्य की जो योग्यता है उस योग्यता पर ये जो संदेह कर रहा है। क्या ये बात सही है? सही नहीं है। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति जो है वो मनन कर सकता है। यदि वो करना शायद हर व्यक्ति मनन कर सकता है, इस आधार पर ये भी गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है मनुष्य अपने आध्यात्मिक कल्याण का ध्यान नहीं रख सकता। यहाँ पर जो कह रहा है मनुष्य अपने आध्यात्मिक कल्याण का ध्यान नहीं रख सकता। तो क्या ये बात सही है? ये जो स्टेटमेंट है वो सही है? तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि मनुष्य अपने आध्यात्मिक कल्याण का ध्यान रखता है, तभी तो जो लोग हैं वो योग पर ध्यान देते हैं। और यदि कल्याण का ध्यान नहीं रखता तो योग पर क्यों ध्यान देगा? ये भी गलत हो जाएगा। तो इसमें जो ज़्यादा जो अप्रोप्रिएट कौन सा होता है, बी होता है। बिना पैसेज पढ़े आप डायरेक्ट बी पर टिक कर सकते हैं। और यदि आपको पैसेज पढ़ना और इसको यदि आपको वेरीफाई करना था, पैसेज पढ़ कर वेरीफाई भी कर सकते हैं। पैसेज में ये बात लिखी भी है और हम इसके ऊपर वेरीफाई भी करेंगे। इसको हम वेरीफाई भी करेंगे कि वास्तव में जो बी सही है या नहीं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्ट आप इस तरह से ऑप्शनों को काट कर डायरेक्ट कर सकते हैं। और वेरीफाई करने के लिए आप एक मिनट के अंदर इसको पढ़ कर वेरीफाई भी कर सकते हैं। हम वेरीफाई भी करेंगे कि सही है या गलत है। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? दूसरा जो प्रश्न कह रहा है कि जो मनुष्य आत्म उन्नति की तलाश नहीं करता है। क्या कह रहा है कि जो मनुष्य है वो आत्म उन्नति नहीं, जो आत्मा की जो उन्नति की तलाश नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? तो पहला कह रहा है कि वह बौद्धिक रूप से सक्षम नहीं है। क्या मानव जो बौद्धिक रूप से सक्षम नहीं है? आप मानव व्यावहारिक रूप में सोचो कि जो भारत की जो पॉपुलेशन है तो इसमें इतने लोग हैं, तो क्या वो बौद्धिक रूप से सक्षम नहीं है? बौद्धिक रूप से समझ नहीं, तो गलत हो जाएगा। हाँ, वो बौद्धिक रूप से सक्षम है, ये गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है उसके पास इसके लिए समय नहीं है। अब क्या कह रहा है कि उसके पास इसके लिए समय नहीं है, जो मनुष्य की जो आत्मोन्नति के लिए समय नहीं है। अब ये बात है, इसको आप देखेंगे पैसेज में क्या ये बात सही है या गलत है। फिर उसको कह रहा है कि उसे भौतिकवाद ने विभ्रमित कर दिया, जो भौतिक जो वाद है उसने विभ्रमित कर दिया है। ठीक है, ये भी कोई एक्सट्रीम स्टेटमेंट नहीं है, इसको हम रोकते हैं। फिर उसे मनोरंजन प्रिय है और वह मानसिक रूप से खाली है, मतलब उसको मनोरंजन जो है वो प्रिय है और वो मानसिक रूप से खाली है। अब हमने एक तो काट दिया, अब तीन जो बचे, अब तीनों को हम पैसेज के आधार पर वेरीफाई करते हैं कि इनमें से कौन सा जो सही हो सकता है। ठीक है, तो हम तेज़ी के साथ इसको पढ़ते हैं। और पढ़ने में भी हमें जो ध्यान रखना है कि जो हमने जो ऑप्शन पढ़े तो उन ऑप्शनों को दिमाग में रखना है। हमने जो पहली बार रीड किया उन ऑप्शनों को तो हमें ध्यान में रखना है किन किन ऑप्शनों में क्या क्या बात लिखी हुई है। तो हम पढ़ते हैं कि पिछली 2 या 3 पीढ़ियों से व्यक्ति की सतत बढ़ती हुई संख्या मनुष्य की तरह नहीं वरन केवल कामगार की तरह जीवन जीती रही है। अत्यधिक मात्रा में शर्म करना आज समाज के हर क्षेत्र में एक नियम बन गया है। क्या कह रहा है? अत्यधिक जो कार्य करना जो समाज के हर क्षेत्र में नियम बन गया है, जिसका परिणाम ये हुआ है कि व्यक्ति में आध्यात्मिक तत्व की संपन्नता नहीं हो पाती है और वह अपने थोड़े से अवकाश समय को किसी गंभीर गतिविधि में लगाने में अत्यधिक कठिनाई महसूस करता है। तो यहाँ पर जो बात क्या कही गई, यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर जो बात क्या कही गई है, यहाँ पर जो कह रहा है कि उसको जो थोड़ा जो समय मिलता है, यहाँ पर जो बात क्या कही गई है कि उसको जो है वो यहाँ पर जो क्या कह रहा है कि वह अपने
वह अपने थोड़े से अवकाश समय को किसी गंभीर गतिविधि में लगाने में अत्यधिक जो कठिनाई महसूस करता है, मतलब उसको समय तो है, उसके पास जो समय तो है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। यहाँ पर ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि उसके पास समय नहीं, उसके पास इसके लिए समय नहीं है, तो गलत हो जाएगा। एंड उसके पास समय तो है, लेकिन उस समय को कहाँ पर लगाना चाहता है, तो मनोरंजन में लगाना चाहता है। कहाँ पर लगाना चाहता है, मनोरंजन में। क्या कह रहा है, वह अपने थोड़े से अवकाश समय को किसी गंभीर गतिविधि में लगाने में अत्यधिक कठिनाई महसूस करता है और वह मनन करना नहीं चाहता। यहाँ पर वह मनन करना नहीं चाहता है। और अभी हमने जो देखा था उसमें क्या कहा गया था कि वो मनन करने में सक्षम नहीं है। यहाँ पर जो स्टेटमेंट ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ था, यहाँ पर ये कह रहा है मनुष्य अच्छी तरह मनन नहीं कर सकता। तो ये गलत हो गया यहाँ पर, ये डायरेक्ट भी दिया हुआ है यहाँ पर। और यहाँ पर जो दिया गया था, यहाँ पर ये पॉइंट भी दिया हुआ था कि जिसके मतलब कि उसके पास में जो कार्य जो बोझ है, मतलब जो कार्य का जो बोझ अधिक है, इसके आधार पर हम कह सकते हैं ये सही हो जाएगा इसमें। और जो दूसरे वाला है, दूसरे वाले में हम देखेंगे तो यहाँ पर डायरेक्ट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है यहाँ पर, कह रहा है कि वह मनन नहीं करना चाहता, और या यदि वह शायद तो कर भी नहीं पाता और वह तलाश करता है, पर आत्मोन्नति की नहीं बल्कि मनोरंजन की तलाश करता है, मनोरंजन की, जो उसे इस लायक बनाता है कि वह मानसिक रूप से खाली हो। मतलब कि जो व्यक्ति है वो आत्मोन्नति की तलाश नहीं करता बल्कि मनोरंजन की तलाश करता है, और वो उससे उस लायक बनाता है कि वो मानसिक रूप से खाली हो। क्या कर उसे मानसिक रूप से खाली हो, तो ये स्टेटमेंट यहाँ से सही हो जाएगा। क्या उससे मनोरंजन प्रिय है और वह मानसिक रूप से जो है खाली है, मानसिक रूप से क्या है, खाली है, तो इस तरह की वो तलाश करता है। तो यहाँ पर जो कौन सा हो जाएगा, एप्रोप्रिएट जो हो जाएगा हमारा डी, इसमें हमारा जो एप्रोप्रिएट कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर जो हमारा डी है एप्रोप्रिएट हो जाएगा, और उसके अंतर्गत जो हमारा जो एप्रोप्रिएट जो होता है वो बी होता है। यहाँ पर जो भी कहा गया, हमारे युग की सबसे बड़ी जो बुराई है वो अत्यधिक कार्य तनाव है। और ये भी ऊपर बात भी कही गई, यहाँ पर जो कहा गया है, यहाँ पर जो कहा गया कि क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि केवल कामगारों की तरह जीवन जीती रही हैं, और अत्यधिक मात्रा में श्रम करना आज समाज के हर क्षेत्र में एक नियम बन गया है। मतलब कि हर क्षेत्र में जो अत्यधिक कार्य करना है, तो अत्यधिक कार्य करेंगे तो तनाव उससे उत्पन्न होगा ही होगा। ठीक है, तो ये हो गया। फिर उसके बाद में अगला जो आता है हमारा 43। अब 43 को भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं, 43 को आप डायरेक्ट कर सकते हैं बिना जो पैसेज पढ़े आप 43 को डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे करते हैं, यहाँ पर जो कह रहा है कि जब जनानिकी लाभांश शुरू हो जाता है तब किसी देश में निम्नलिखित में से क्या अवश्य, यहाँ पर क्या कह रहा है कि अवश्य घटित होगा। यहाँ पर कह रहा है अवश्य घटित होगा, यानी कोई जो देश है उस देश में जो जनानिकी की जो लाभांश है वो शुरू होता है। जनानिकी की लाभांश कहने का मतलब क्या है कि जो युवा जो लोग, उन युवा लोगों से जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो देश के जो विकास में जो योगदान दिया जा रहा है, तो उससे जो अवश्य ही घटेगा। क्या कह रहा है, अवश्य ही घटेगा। तो कह रहा है निरक्षर लोगों की संख्या घटेगी। यहाँ पर कह रहा है निरक्षर लोगों की संख्या जो घटेगी, तो क्या ये जरूरी है भाई? इसमें हम नहीं कह सकते नहीं कि जनानिकी लाभांश शुरू हो रहा है तो इससे जो निरक्षर जो मतलब अशिक्षित जो लोग हैं उनकी जो संख्या है वो जरूर घटेगी। हो सकता है घटेगी भी नहीं, बढ़ भी सकती है, क्योंकि यहाँ पर तो केवल जो जनानिकी के लाभांश, तो जनानिकी की जो लाभांश है वो अन्य सेक्टर से भी आ सकता है। जैसे कि हमारे जो कंस्ट्रक्शन वाले जो सेक्टर है वहाँ पर शिक्षित लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब कि कह सकते हैं कि कम शिक्षित लोग होंगे तो भी वो जो काम कर सकते हैं। इसके अलावा जो मनरेगा है उसमें भी आप बिना शिक्षित लोग भी काम कर सकते हैं। तो ये तो हम नहीं कह सकते भाई जो निरक्षर लोगों की संख्या है वो घटेगी, और ये पर्सन क्या कह रहा है, अवश्य घटेगी, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। फिर यहाँ पर कह रहा है अति वृद्ध और अति युवा आयु का अनुपात कुछ समय के लिए घटेगा। यहाँ पर जो कह रहा है कि अति जो वृद्ध है और अति जो युवा, इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो कुछ समय के लिए घटेगा। तो ये बात तो सही हो सकती है, क्योंकि जो जनानिकी की लाभांश शुरू हो रहा है तो जनसंख्या तो जो एक जगह पर स्थिर होगी, तो ये हम कह सकते हैं कि हो सकता है। और वैसे भी हम ऑप्शन में देखेंगे एक जो हमारा गलत है तो इसको काटेंगे तो ऑलरेडी हमारा जो है, वैसे हम एक को काटेंगे तो हमारा जो बी है उत्तर हो जाता है, बी उत्तर हो ही जाता है। लेकिन हम उसको भी देख लेते हैं, सी जो अपना जो 3 क्या कहता है, कह रहा है जनसंख्या वृद्धि दर शीघ्र स्थिर हो जाएगी। अब यहाँ पर कह रहा है जनसंख्या जो वृद्धि दर शीघ्र स्थिर हो जाएगी, और यहाँ पर क्या कह रहा है 2 में क्या कह रहा है घटेगी। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे के कॉन्ट्रास्ट में बात कर रही है। तो कह रहा है घटेगी और ये कह रहा है स्थिर होगी। तो स्थिर कैसे होगी, घटेगी तो उसमें तो कमी आएगी नहीं, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी तो होगी। तो इस तरह से 2 और 3 साथ में हो ही नहीं सकते, 2 और 3 साथ में हो ही नहीं सकते। इस तरह से ये भी कर जाता है भाई, 2 और 3 साथ में भी नहीं होता। और पैसेज में भी आप वेरीफाई करेंगे ना, तो पैसेज में कहीं पर भी ऐसी बात नहीं कही गई कि इससे जो है हमारे जो निरक्षर लोगों की संख्या घटेगी। केवल एक बात यहाँ पर कही गई, वो क्या कही गई है कि जनानिकी के लाभांश बुनियादी तौर पर कार्यकारिणी आयु जनसंख्या में स्फीति है, जिसका विलोमता अर्थ है कि अति युवा और अति वृद्ध आयु का सापेक्ष अनुपात कुछ समय के लिए गिरावट पर रहेगा। यहाँ पर जो गिरावट पर रहेगा, और ये बात यहाँ पर ऑप्शन में दी गई है। तो इस तरह से हमारा जो उत्तर जो सही हो जाएगा 43 में कौन सा हो जाएगा, 43 में जो है
हमारा जो है दो सही हो जाएगा। इस तरह से हमारा जो ऑप्शन आएगा वो आएगा कौन सा, तो वो आएगा बी। ऑप्शन जो आएगा वो कौन सा आएगा, बी जो है हमारा 43 में सही हो जाएगा। तो ये हो गए। यानी आप बिना पैसेज पढ़े भी आप ऑप्शनों को व्यवहारिक रूप में जो उसको आप क्या करना है कि अभी जो वर्तमान की जो स्थिति है, आप जो वर्तमान में उनको वर्तमान के आधार पर उनको परीक्षण करना है, उसके बाद में उनको देखना कि वर्तमान के आधार पर सही हो रही या गलत हो रही है। इसके आधार पर हम उसको सही या गलत कर सकते हैं। फिर उसके बाद में जो अगला जो हमारा जो पैसेज है वो कौन सा है, तो वो है 31 अगला जो पैसेज है। तो 31 पैसेज के अंतर्गत क्या कह रहा है, 31 जो पैसेज है उसके अंतर्गत अगला जो पॉइंट हमारे सामने 34 है। 34 क्या कह रहा है यहाँ पर, कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक इस परिच्छेद के मर्म को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता बताता है। कह रहा है लोगों को मुख्यतः भारतीय पारंपरिक अनाज आधारित आहारों को ही लेते रहने के लिए राजी किया जाना चाहिए। मतलब कह रहा है कि जो भारतीय जो लोग हैं उन भारतीय लोगों को जो पारंपरिक जो अनाज आधारित जो आहार है, मतलब जो ट्रेडिशनल जो आहार है उनको लेते रहने पर राजी कराना चाहिए। ठीक है, कोई एक्सट्रीम स्टेटमेंट भी नहीं है और ठीक है। अब इसको हम देखते हैं। तो इसे आने वाले वर्षों में भारत को कृषि उत्पादकता और अधिक ऊर्जा जनन क्षमता विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। मतलब कि जो ऊर्जा जनन पर कह रहा है। ठीक है, फिर कह रहा है आधुनिक प्रौद्योगिकी विकास लोगों के सांस्कृतिक और सामाजिक व्यवहार में बदलाव लाता है। कह रहा है कि आधुनिक जो प्रौद्योगिकी जो विकास है वो लोगों के जो सांस्कृतिक और सामाजिक व्यवहार में जो बदलाव लाता है। ठीक है, ये भी कोई एक्सट्रीम नहीं है। आने वाले वर्षों में भारत में जल प्रबंधन प्रणालियों में नाटकीय बदलाव लाने की आवश्यकता है। अब इसमें से कोई जो स्टेटमेंट है जिसको हम ना तो डायरेक्ट रूप से काट सकते हैं, एक्सट्रीम रूप से ना तो काट सकते हैं, और नई जो है हम किसी पर टिक कर सकते हैं। हमें यहाँ से जो निकालना है कि यहाँ पर क्या है मर्म, यहाँ पर जो निकालना क्या है वो निकालना है कि जो मर्म क्या है। मर्म कहने का मतलब क्या है कि आप पूरे पैसेज को पढ़ेंगे और पैसेज को पढ़ने के बाद जो पैसेज किसके इर्द गिर्द घूम रहा है, यानी जो हमारा जो पैसेज है वो किसके ऊपर बेस है, तो उसके आधार पर जो जिसके ऊपर हमारा पैसेज बेस होगा वही हमारा जो उत्तर होगा। तो उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो हम तेजी के साथ इसको पढ़ेंगे और उसका जो आधार हम ढूंढेंगे। तो पहला है कह रहा है कि जो स्थिर आर्थिक संवृद्धि, उच्चतर साक्षरता और बढ़ते हुए कौशल स्तर के साथ भारतीय मध्यवर्गीय परिवारों की संख्या अत्यधिक तेजी से बढ़ी है और इस संपन्नता के सीधे परिणाम ये हुए कि आहार प्रतिरूपों और ऊर्जा उपभोग स्तर में बदलाव आए हैं। लोग दुग्ध उत्पादन, मछली और मांस, उस तर प्रोटीन आधारित आहार लेने लगे हैं जिन सभी के उत्पादन में अनाज आधारित आहार के उत्पादन की अपेक्षा कहीं अधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। मतलब यहाँ पर जो कह रहा है कि जो मांस मछली वगैरह जो उत्पादन है तो उनके लिए जो अनाज उत्पादन की तुलना में जो है कहीं अधिक जो जल की आवश्यकता पड़ती है। किसके लिए, तो मांस मछली इनके उत्पादन के लिए। फिर दूसरा कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक और विद्युत मशीनों और औजारों और मोटर वाहनों के बढ़ते हुए उपयोग के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता है और ऊर्जा के जनन के लिए, यहाँ पर जो कह रहा है ऊर्जा के जनन के लिए जल की आवश्यकता है। तो अब ये पैसेज किसके इर्द गिर्द घूम रहा है, सबसे पहले पैसेज क्या कह रहा है कि जो लोग हैं उन लोगों के लिए जो दुग्ध उत्पादन है, मांस है, मछली और उनसे जो प्रोटीन आधारित जो आहार है, उनसे जो प्रोटीन आधारित जो आहार लेने लगे हैं और जिन सभी के उत्पादन में अनाज आधारित जो आहार की अपेक्षा कहीं अधिक मात्रा में जल की आवश्यकता है। मतलब कि जो हम जो गेहूँ है, चना है, मूंग है, इस तरह के जो आहार है वो लेते हैं तो इसके लिए जल की कम आवश्यकता होती है। लेकिन यदि हम जो दुग्ध उत्पादित है, मांस है, मछली, इस तरह के जो आहार लेते हैं तो उसके लिए जल की अधिक आवश्यकता होती है। फिर इसके आगे जो पॉइंट कहा गया है कि जो इलेक्ट्रॉनिक और जो विद्युत जो मशीन है उनको जो चलाने के लिए भी जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किसकी आवश्यकता में पड़ती है, जल। ये सभी के कोर में क्या है, ये जो पूरा जो पैसेज है वो किसके ऊपर निर्भर है, तो जल के ऊपर ही तो निर्भर है। तो हमारा जो उत्तर कौन सा हो जाएगा इसमें जो हमारा उत्तर कौन सा हो जाएगा, तो हमारा जो उत्तर हो जाएगा ये जल वाला। और हमें ये ध्यान भी रखना है कि जो यूपीएससी में हर साल एक प्रश्न आता है जो जल से संबंधित है, हर साल एक प्रश्न यूपीएससी पूछती है जो जल के ऊपर होता है, नहीं जो जल के ऊपर बेस होता है। तो उस तरह का जो स्टेटमेंट है तो उसको आप सही मान सकते हैं और वो ज़्यादातर सही ही रहता है और वो पैसेज में भी दिया होता है। आप कैसे से भी वेरीफाई करेंगे तो उसकी जो सम्मान है वो ज़्यादा सही होने की होती है। फिर उसके बाद में अगला जो पॉइंट आता है हमारे सामने, ये अगला जो पॉइंट है ये। अब यहाँ पर जो क्या कह रहा है इसको ध्यान पढ़ना है, इसको जो है वो ध्यान से पढ़ना है कि ये जो पैसेज है वो क्या कह रहा है, ये जो पैसेज है वो क्या कह रहा है। यहाँ पर जो कह रहा है कि इस परिच्छेद के संदर्भ में पूर्व धारणाएं बनाई गई है, यानी जो क्या पूर्व धारणाएं जो बनाई गई हैं। ठीक है, पहला पॉइंट कह रहा है केवल वे प्रजातियां जीवित रहेगी और कायम रहेगी जिनमें पर्यावरणीय महाविपत्ति से पार पाने की क्षमता होगी। अब जो यहाँ पर केवल जरूर लगा है,
अभी जो मार्केट में क्या चल रहा है, जिन ऑप्शन में केवल दिया हो तो वो ऑप्शन गलत होता है, लेकिन यहाँ पर केवल तो लगा हुआ है, तो क्या ये ऑप्शन गलत है? तो नहीं, ये ऑप्शन सही है, गलत नहीं है। क्यों सही है? आप ऑप्शन को आराम से पढ़ो और उसको ऑप्शन को आप विश्लेषित करो। क्या रहा कि केवल वे प्रजातियां जीवित रहेगी, क्या कह रहा, केवल वे प्रजातियां जीवित रहेगी और कायम रहेगी जिसमें पर्यावरणीय महाविपत्ति से पार पाने की क्षमता हो। मतलब जो अभी हमारा जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है, तो टेम्परेचर बढ़ने के कारण जो ऐसी जो फसलें होगी जो ज़्यादा टेम्परेचर में नहीं रह सकती, तो वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। और जो इस टेम्परेचर में जो सर्वाइव करेगी वो रह जाएगी। तो ये तो बात तो सही कह रहा है, ये जो स्टेटमेंट है वो सही कह रहा है, बिना पैसेज पढ़े भी आप स्टेटमेंट को मान सकते हैं, हाँ सही है। फिर दूसरा क्या कह रहा है, कह रहा है कि पर्यावरण में उग्र परिवर्तनों के कारण पृथ्वी पर 90% से अधिक प्रजातियां विलुप्त हो जाने के खतरे में। यहाँ पर जो कह रहा है कि जो पर्यावरण में जो उग्र जो परिवर्तन हो रहा है, उस उग्र परिवर्तन के कारण जो पृथ्वी पर जो 90%, यहाँ पर कह रहा है 100 में से जो 90% जो प्रजातियां हैं वो विलुप्त हो जाने के खतरे में। यहाँ पर कह रहा है खतरे में, प्रेजेंट की बात कह रहा है, खतरे में है। ये भी एक्सट्रीम हो जाता है, लेकिन इसको हम वेरीफाई भी करेंगे। बात तो एक्सट्रीम कर रहा है, आप डायरेक्ट भी काट सकते हैं, लेकिन इसको हम वेरीफाई करेंगे कौन सा इसका जो सही है। वेरीफाई भी इसको हम करेंगे कि इसका जो है कौन सा सही होगा। वेरीफाई भी करेंगे इसको कि सही है या गलत है। तीसरा जो कह रहा है कि डार्विन का जो सिद्धांत प्राकृतिक घटनाओं की व्याख्या करता है। अब जो यहाँ पर देखें तो सभी, जैसे ये शब्द है सभी, तो आप सभी को लेते हुए आप उदाहरण दो। जैसे कि यहाँ पर आए डार्विन का जो सिद्धांत है वो सभी प्राकृतिक घटनाओं की व्याख्या करता है। मतलब कि जो ये जो संसार है, इस संसार में जो प्राकृतिक घटनाओं की जितनी भी जो मतलब संभावना है, उन सभी पर जो हमारे डार्विन महोदय ने विचार किया है, यानी उसको व्याख्या की है। ऐसा संभव ही नहीं, कोई एक भी जो पॉइंट है वो छूट सकता है जिसके ऊपर हमारे डार्विन साहब का ध्यान गया भी ना हो। तो इस तरह से ये स्टेटमेंट तो गलत हो जाता है, ये स्टेटमेंट तो गलत हो जाता था। बिना पैसेज पढ़े भी आप जो है, बिना पैसेज पढ़े भी आप 3 को काट सकते हैं। इसके अलावा जो 2 है वो भी एक्सट्रीम बात कह रहा है, 2 है वो एक्सट्रीम बात कह रहा है, तो अपना जो उत्तर है वो 1 निकल के आ जाता है। और आप वेरीफाई भी करेंगे, इसको आप वेरीफाई भी करेंगे तो आप वेरीफाई भी कर सकते हैं पैसेज के आधार पर कि इसका कौन सा सही हो सकता है। और पैसेज के आधार पर वेरीफाई करेंगे तो यहाँ पर ये बात सीधी तौर से ये बात लिखी हुई। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि पृथ्वी पर जीवों के विकास में प्रजातियों का विलुप्त होना एक प्रमुख विशेषता रही है और वर्तमान में पृथ्वी पर 1 करोड़ तक प्रजातियां हो सकती हैं। तथापि 90% से अधिक प्रजातियां जो कभी पृथ्वी पर थी, यहाँ पर कह रहा है पृथ्वी पर थी, और वहाँ पर क्या कह रहा है 90% जो है खत्म हो सकती है, वहाँ पर कह रहा है हो सकती है, और यहाँ पर कह रहा है 90% से अधिक प्रजातियां जो कभी पृथ्वी पर थी अब विलुप्त हो चुकी है। अब क्या कह रहा है, विलुप्त हो चुकी है, जो थी और वो विलुप्त हो सकी। और वहाँ पर जो क्या कह रहा है कि हो सकती है, यहाँ पर तो कह रहा है कि अब विलुप्त हो चुकी है, तो जो थी और जो अब विलुप्त हो चुकी है। और यहाँ पर क्या कहा गया था, यहाँ पर जो स्टेटमेंट की क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि जो 90% से अधिक प्रजातियां विलुप्त हो जाने के खतरे में है, यहाँ पर कह रहा है और वहाँ पर एक खतरे में हो चुकी है। तो इस तरह से ये भी हमारा कट जाता है, तो हमारा जो उत्तर जो निकल कर कौन सा आता है, ए आता है। और आपने डायरेक्ट जो निकाला भी है तो इसका ये उत्तर होगा। फिर उसके बाद में अगला जो स्टेटमेंट देखें, यहाँ पर ये वाला स्टेटमेंट देखें, ये वाला जो स्टेटमेंट देखें, तो इस स्टेटमेंट को यदि देखें, इस स्टेटमेंट को देखें तो कह रहा है, जो ये स्टेटमेंट को देखें, ये वाला जो स्टेटमेंट है, तो हमारा जो 33 में कौन सा हो गया था, 33 में जो हमारा ए हो गया था, 33 में कौन सा हो गया था, ए हो गया था। फिर हम कह सकते हैं कि जो 34वां है तो 34वें को हमने कर लिया था, ठीक है। उसके बाद में कौन सा था, 34वां जो है वो हो गया था। उसके बाद में अगला कौन सा है हमारा, वैसे 32वां, अगला जो कौन सा है, 32वां है। अगला जो कौन सा है हमारा जो है 32वां। तो 32वां क्या कह रहा है, 32वां कह रहा है कि यह परिच्छेद ये सुझाता है कि विकास का डार्विनवाद सिद्धांत कोई सिद्धांत है ही नहीं, क्योंकि मतलब कि जो डार्विन का जो सिद्धांत है वो कोई सिद्धांत है ही नहीं, तो वो क्यों नहीं सिद्धांत है। तो यहाँ पर कह रहा है कि सृष्टि शून्यवादी सिद्धांत को संतुष्ट नहीं करती है। दूसरा कह रहा है विलोपन, पर्यावरण और जैविक हमलों की जो क्रिया है। भाई जो डार्विन महोदय ने जो व्याख्या की थी, उन्होंने कहा था इस तरीके से ये चीज़ें होती, लेकिन ये इसमें जो कहा गया कि जो विलोपन है वो पर्यावरण और जैविक हमलों की जो क्रिया है। फिर क्या इसके खंडन के लिए कोई साक्ष्य नहीं, मतलब कि इसके जो खंडन के लिए कोई जो साक्ष्य नहीं। अब जो डार्विन महोदय ने जो सिद्धांत दिया है तो उस सिद्धांत का खंडन, तो हर कोई सिद्धांत आता है तो उसके खंडन की जो बात होती है, भाई हर कोई सिद्धांत आता है तो उस सिद्धांत के खंडन की जो बात आती है। तो इस तरह से ये वाला जो स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा, कह रहा है कि इसके खंडन के लिए कोई साक्ष्य नहीं थी, तो बात गलत हो जाएगी। क्योंकि कोई भी जो सिद्धांत दिया जाता है तो उस सिद्धांत के खंडन के लिए जो अलग अलग जो सिद्धांत दिए जाते हैं, तो ये तो बात गलत हो जाएगी। फिर कह रहा है जीवों के अस्तित्व का जो श्रेय वो सृष्टिकर्ता को है, यानी जो जीवों के जो अस्तित्व का जो श्रेय है वो सृष्टिकर्ता से है। नो डाउट कि जो जीवों का जो अस्तित्व है वो सृष्टिकर्ता के कारण ही होता है, लेकिन ये जो डार्विन के सिद्धांत के मतलब कि विरुद्ध में नहीं है, या डार्विन के सिद्धांत का जो खंडन नहीं करता है। फिर डार्विन ने जो क्या कहा था कि जो अमीबा से जो जीव की जो उत्पत्ति हुई थी, ये डार्विन का जो सिद्धांत था।
लेकिन यहाँ पर जो कह रहा है कि जीवों के अस्तित्व का जो श्रेय वो सृष्टिकर्ता को जाता है, तो कहीं न कहीं जो पावर तो है, तो ये उसका कोई खंडन का नहीं है। तो इसके लिए आपको जो पैसेज को कंसीडर करेंगे, और पैसेज को यदि आप कंसीडर करेंगे ना, तो पैसेज में बात डायरेक्ट भी लिखी हुई है, और वो कहाँ पर लिखी हुई है, तो वो डायरेक्ट बात यहाँ पर लिखी हुई है, डायरेक्ट जो लिखी हुई है यहाँ पर लिखी हुई है, यहाँ पर लिखी हुई है तथाकथित डार्विन विकास सिद्धांत वास्तव में सिद्धांत है ही नहीं। क्या कह रहे हैं, सिद्धांत है ही नहीं। और यहाँ पर कह रहा है कि सिद्धांत है ही नहीं, तो यह भी कहा नहीं है, विकास होता है और ये सत्य है। विकास की क्रियाविधि का पर्याप्त समर्थन वैज्ञानिक आंकड़ों से होता है, और वास्तव ये ऊपर रह गया, ये रहा यहाँ पर कह रहा है जीवों का जीवन उन पर्यावरणीय या जैविक हमलों की क्रिया के रूप में विलुप्त हो जाता है। यहाँ पर जो कह रहा है जीवों का जीवन उन पर्यावरणीय या जैविक हमलों की क्रिया के रूप में विलुप्त हो जाता है जिनके सामने उनका वंश अनुक्रम उनको पर्याप्त रूप से तैयार नहीं समझता है। और इसीलिए कह रहा है ये जो बात कही, और इसीलिए कह रहा है तथाकथित जो डार्विन विकास सिद्धांत वास्तव में सिद्धांत है ही नहीं। यहाँ पर जो कह रहा है सिद्धांत है ही नहीं, यही उत्तर तो यहाँ पर दिया हुआ है, ये डायरेक्ट ऑप्शन भी यहीं पर छापा हुआ है। तो 32 का जो हो जाएगा कौन सा, 32 का हो जाएगा बी। 32 का कौन सा हो जाएगा, बी हो गया। 32 का जो है कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। फिर उसके बाद में 31 को देखते हैं। 31 क्या कह रहा है, कह रहा है कि परिच्छेद के अनुसार प्राकृतिक वर्ण, कह रहा है परिच्छेद के अनुसार प्राकृतिक वर्ण पृथ्वी पर भावी पर्यावरण का पूर्व अनुमान नहीं कर सकता, क्योंकि क्या कह रहा है कि जो परिच्छेद के अनुसार जो प्राकृतिक जो वर्ण है वो पृथ्वी पर जो भावी पूर्वानुमानों का जो भावी जो पर्यावरणों का पूर्वानुमान नहीं कर सकता, क्योंकि कह रहा है कि जो प्रजातियां अपनी राह में खड़े पर्यावरणीय परिवर्तनों का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है, वे विलुप्त हो जाएगी। तो क्या ये बात सही है, ये बात सही है। क्यों, क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले एक स्टेटमेंट पढ़ा था, एक जो प्रश्न जो सवाल किया था, ये वाला जो प्रश्न, ये वाला, और इस प्रश्न में यही तो बात कही गई कि केवल वे प्रजातियां जीवित रहेगी और कायम रहेगी जिनमें पर्यावरणीय महायुक्ति से पार पाने की जो क्षमता है। ये स्टेटमेंट उस समय सही था, इसी आधार पर ये इसी को तो बात अलग रूप में कही जा रही है। यही जो बात है वो यहाँ पर जो अलग रूप में कही जा रही है, इस पैसेज में ये जो बात कही जा रही है, तो वही जो बात है वो अलग रूप में कही जा रही है कि जो प्रजाति अपनी राह में खड़े पर्यावरणीय जो परिवर्तनों का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है, वे विलुप्त हो जाएगी, वे जो है विलुप्त हो जाएगी, वे जो है विलुप्त हो जाएगी। तो ये बात तो सही है। तो हमारा जो एक स्टेटमेंट सही है और एक स्टेटमेंट सही है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। एक जो स्टेटमेंट वो सही है तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा यहाँ पर जो क्या कह रहा है, दूसरा क्या कह रहा है कि सभी वर्तमान प्रजातियां विलुप्त हो जाएगी क्योंकि उनमें जीनोम जैविक दुर्घटनाओं को नहीं झेल पाएगा। अब यहाँ पर कह रहा है कि जो सभी, यानी जो हमारी जो दुनिया है उस दुनिया में जितनी भी जो प्रजातियां वो सभी लुप्त हो जाएगी। क्यों, क्योंकि उनके जो जीनोम है वो जैविक दुर्घटनाओं को नहीं झेल पाएगी। तो ये बात तो क्या सही हो सकती है भाई, 1000 प्रजातियां, उन 1000 प्रजातियों में से मान लो कि जो 999 जो प्रजातियां समाप्त हो जाती है जीनोम के कारण, और एक प्रजाति बच जाती, तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो इस स्टेटमेंट को तो आप सही नहीं मान सकते। आप उदाहरण के साथ इसको देखो ना, उदाहरण के साथ इसको जज करो, तो उदाहरण के साथ जज करेंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये कह रहा है कि सभी वर्तमान प्रजातियां विलुप्त हो जाएगी, सभी जो वर्तमान प्रजातियां विलुप्त हो जाएगी क्योंकि उनके जो जीनोम जैविक दुर्घटनाओं को नहीं झेल पाएंगी। तो ये तो बात गलत हो जाएगी। और जैसे ही हम इसको काटेंगे कि ये भी कट गया, एक सही और 2 हमारा गलत हो जाएगा। एक तो हमने पहले ही मान लिया सही था, 2 हमारा गलत हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो ये ऑप्शन भी कट जाएगा, ये ऑप्शन भी कट जाएगा, ये ऑप्शन भी कट जाएगा, हमारा जो उत्तर निकल जाएगा सी। और आप पैसेज भी पढ़ेंगे ना तो पैसेज में भी यही बात की गई। आप पैसेज भी पढ़ेंगे ना तो पैसेज में बात लिखी हुई है। कहाँ पर लिखी हुई है मैं आपको बता देता हूँ। पहली जो बात है यहीं पर लिखी हुई है। ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि इसीलिए वर्तमान जीव समूह पर्यावरणीय महाविपदाओं के लिए जो जीवन की राह में खड़ी हैं पूरी तरह कभी भी तैयार नहीं हो सकती, और इसका परिणाम ये है कि वे प्रजातियां विलुप्त हो जाएगी जो पर्यावरणीय प्रतिकूलता से पार नहीं पा सकती। तो ये जो स्टेटमेंट यहीं पर दिया है और 2 प्रश्नों में इसी स्टेटमेंट को शामिल किया गया। कह रहा है कि पर्यावरणीय जो प्रतिकूलता से पार नहीं पा सकती, मतलब कि वो जिस तरह से हमारा जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसका वो सामना नहीं करेंगी। तो ये स्टेटमेंट यहाँ से हो गया। फिर उसके बाद में अगला जो यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है कि उन जीनोमों को कहा जाता है जो भूवैज्ञानिक विक्षेपों या जैविक दुर्घटनाओं को झेल पाने में असमर्थ है। तो यहाँ पर कह रहे उन जीनोमों को कहा गया है, तो मतलब पूरे जीनोमों की बात नहीं की जा रही वहाँ पर, पूरे जीनोम यहाँ पर सभी की बात की जा रही। तो यहाँ पर तो केवल कुछ जो जीनोमों की बात की जा रही, तो उसके आधार पर जो ये हमारा जो है ये गलत हो गया और ये हमारा सही हो जाएगा। क्या कह रहा है कि पर्यावरणीय परिवर्तनों को झेल पाने में जीनोम की जो असक्षमता के परिणाम स्वरूप विलोपन हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ मतलब एक्सट्रीम नहीं बात कह, सरल ही बात कह रहा हूँ, और ये बात यहाँ पर जो कही गई थी, ठीक है। और प्रजातियों का जो विलोपन है जो एक आम लक्षण, तो ये आम लक्षण तो होता है क्योंकि समय समय पर होता है, इस तरह से ये हो जाएगा। तो आज हम यहीं तक डिस्कस करेंगे और अगला जो वीडियो आएगा उसमें जो कुछ जो बचे हुए जो कॉन्सेप्ट हैं
कुछ तो बचे हुए जो पैसेज उनको सॉल्व करेंगे और आप इस तरह से पैसेज को सॉल्व करने की प्रैक्टिस भी करें। जय हिंद।